एनर्जी डायग्राम्स की प्रैक्टिस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर हम ये देखने वाले हैं। हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कैसे एक होलिस्टिक डायग्राम को हम एक्सप्लोर करें। होलिस्टिक डायग्राम मतलब ये कि उस डायग्राम में सब कुछ पूछ लिया, मान लो आपसे, है ना, किसी कॉम्प्रिहेंशन में पूछ लिया या कैसे भी पूछ लिया, है ना। तो उसके एग्जाम्पल के लिए मैं पहले क्या कर लेता हूँ, एक मतलब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो जिससे 5 से 10 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, समझ लो। तो ऐसा एक बड़ा सा क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, है ना, जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप में आ सकता है ना, या फिर कैसे पूछा जा सकता है ना। अब ये देखो, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि एक कंपाउंड ले लेता हूँ इस तरह का 3 डिग्री, है ना, 3 डिग्री, और उस पर लगा हुआ एक Cl, ठीक है। और उसकी मैंने रिएक्शन कराई किससे, एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से, है ना, जो कि न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है लेकिन बेस भी हो सकता है ना। तो मान लो ऐसा हुआ कि यहाँ पे इसने बेस की तरह काम कर दिया, जो कि हीट भी दे रखी थी, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई तो प्रोडक्ट बना ये बात आपको पता होगी कि भैया इस तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब पहला पार्ट तो ये कि आपको प्रिडिक्ट करना है कि ग्राफ क्या है ना। तो थोड़ा सा ट्राई कर लो, है ना। क्या करना है आपको, पहले तो प्रिडिक्ट करना है ग्राफ कैसा होगा, इसका एनर्जी डायग्राम कैसा होगा। फिर आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि कहाँ कहाँ पर इंटरमीडिएट्स हैं, है ना, और कैसे आप स्टेप्स शो कर रहे हो। तो कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वहाँ पे एंडोथर्मिक होंगे, कौन कौन से एक्सोथर्मिक होंगे, क्या रिएक्शन ओवरऑल एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, है ना। इस तरह से क्या आप ऐसा नोटिस करोगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये E1 है या E2 है या किस तरह की है। मतलब ये कि अगर मान लो आपको रिएक्शन की जगह ग्राफ दिया होता तो क्या ग्राफ से प्रिडिक्ट कर पाते दोबारा से, है ना। एक तो ये कि हम रिएक्शन से ग्राफ बना रहे हैं, क्या हम ग्राफ से रिएक्शन के मैकेनिज्म बता सकते हैं इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ना। तो पहले आप ये सब प्रिडिक्ट करके देखो भाई, प्रिडिक्ट नहीं मतलब कैलकुलेट करके देखो ग्राफ को देखते हुए, फिर हम खुद करते हैं साथ में। तो आई होप आपने खुद कुछ ट्राई करके देखा होगा, है ना। अब हम देखते हैं, साथ में करते हैं इस चीज़ को कि देखो, अगर हमको रिएक्शन गिवन है और रिएक्शन से ग्राफ निकालना है, दो तरह की चीज़ हो सकती है कि रिएक्शन से ग्राफ निकालना, ग्राफ से रिएक्शन निकालनी है ना। तो रिएक्शन से अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। तो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है हमको यहाँ पे देखते हुए लग रहा है साफ साफ कि भैया एलिमिनेशन हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, एल्कीन बन रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है ना। लेकिन कैसा हो रहा है, E1 हो रहा है, E2 हो रहा है, ये देखना पड़ेगा भाई। E1 E2 के लिए अपन क्या करते हैं, अपन स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं, है ना। सॉरी, E2 के लिए अपन क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक है, तो ये E1 होगी, है ना। तो लार्जली E1 होगी। ऐसा नहीं होता कि हमेशा पूरी 100% E1 हो, है ना। कुछ परसेंट E1 का होता है, कुछ परसेंट E2 का होता है। यहाँ पे ज्यादा परसेंट किसका होगा, E1 का होगा, काफी ज्यादा परसेंट E1 का होगा, है ना। तो E1 मतलब क्या, E1 मतलब ये कि बीच में एक इंटरमीडिएट आएगा, है ना, बीच में एक इंटरमीडिएट आएगा, है ना। तो अभी मैं क्या कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में ऐसा OH2+ जैसा भी कुछ बनेगा, है ना। लेकिन वो आप नोटिस करो अच्छे से कि ये न्यूक्लियोफाइल होता तो हम उसको एक सेकंड इंटरमीडिएट काउंट करते हैं, है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी ये H को उठाएगा, है ना, और इस पे प्लस आएगा, समझ रहे हो। H+ को उठाएगा और इस पे प्लस आएगा, इस तरह से होगा। तो इस पे जो OH2+ बनेगा उसको आप इंटरमीडिएट थोड़ी गिनोगे, क्योंकि ये तो रिएजेंट से आ रहा है, हमें तो सबस्ट्रेट को देखना है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट होगा, और वो कौन सा वाला होगा, वो जो कि इस Cl के हटने से बन रहा है, जो कि इस Cl के हटने से बन रहा है। सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट होगा, ये वाला इंटरमीडिएट काउंट नहीं हो, जो कि ये रिएजेंट के अंदर है, ये सबस्ट्रेट के अंदर नहीं है, ये सबस्ट्रेट है अपना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, एक ही कार्बोकेटायन। तो एक बार जरा मैकेनिज्म से ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। तो पहले क्या होगा, पहले ये कार्बोकेटायन सा दिखेगा आपको, है ना। फिर यहाँ पे जो H लगा हुआ होगा, है ना, जो कि है ही, वो यहाँ से जाएगा, है ना। क्यों जाएगा, क्योंकि इस O के लोन पेयर ने, जो कि किसको बिलोंग करता है, CH3OH को बिलोंग करता है ना, इसने यहाँ पे H+ एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो इस वजह से रिएक्शन हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगी, और इससे क्या बन जाएगा, ये अल्कीन बन जाएगा। तो आपने देखा रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट आया, तो एक इंटरमीडिएट मतलब एक वैल्यू, है ना। और 2 स्टेप की रिएक्शन थी, इसका मतलब 2 स्टेप मतलब क्या होता है, दो ट्रांजिशन स्टेट, और 2 ट्रांजिशन स्टेट मतलब 2 पीक्स ग्राफ के अंदर, है ना। तो जो ग्राफ होगा, है ना, वो किस तरह का होगा, मैं बना देता हूँ फटाफट क्विकली। ग्राफ जो होगा वो होगा ऐसा, ये हाइट पे आया, है ना, और ये इस तरह से ऐसा हो गया। इसको मुझे और क्लियर दिखाना चाहिए, मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ आपको। ऐसे इस तरह से हो गया। अच्छा भैया, आपने ये कैसे कह दिया कि इसकी जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो
रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा होगी। ये कैसे कह दिया आपने, कैसे प्रिडिक्ट कर दिया है? ऐसे कर दिया कि आप ये देखो कि जो रिएक्शन है ये क्या है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, देख रहे हो, हीट देनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है ना। तो इसका मतलब डेफिनेटली प्रोडक्ट्स जो होंगे उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि हमने हीट दी है ना। तो भाई यहाँ पे जब आप इन दो क्वांटिटीज़ को मेजर करते हो, इन दो ग्रीन लाइंस के जो वाई वैल्यूज़ हैं, है ना, जो हाइट्स हैं, इनके बीच का गैप देखते हो, तो ये आपको देता है डेल्टा एच ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का डेल्टा एच देता है ना। तो ये क्वांटिटी आप निकालना सीख गए है ना। ये इंटरमीडिएट होता है। तो ये आपको पता है कि इंटरमीडिएट की एनर्जी हमेशा क्या होगी, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों से ही ज़्यादा होगी, है ना, दोनों से ही ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट से भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट से भी ज़्यादा होगी। तो आपको इस तरह से बनाना है ना। अब इन दो वैल्यूज़ को अपन, इन दो ट्रांजिशन स्टेट्स को अपन ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। तो इनके लिए हमें थोड़े क्या ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत होगी, है ना। वो डिटेल्स हमारे पास होते नहीं है और ये जेई के अंदर ज़्यादा मैटर नहीं करता, है ना। अच्छा, ये है कि मान लो अगर ऐसा होता है कि इसकी पीक ऐसी होती है और अपने को एक्टिवेशन एनर्जी पता नहीं होती क्या है, तो हम क्या देखते हैं बताओ, हम ये देखते हैं कि इनमें से यहाँ से शुरुआत से कौन सी हाईएस्ट जा रही है, ठीक है। तो शुरुआत से ये हाईएस्ट जा रही है ना। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हमारी ये होगी रिएक्शन की, कि रिएक्शन को शुरू कराने में क्या लगेगा, है ना। अगर शुरू की पीक हायर है ना, तो डेफिनेटली वो तो आपको क्रॉस करनी पड़ेगी रिएक्शन आगे बढ़ाने के लिए। मान लो ऐसा होता है जो शुरू की पीक होती वो लोअर होती, तो आप क्या करते, तो पहले उसको तो क्रॉस कराना ही था, फिर आपको सेकंड स्टेप से देखना था कि इंटरमीडिएट के बाद कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, है ना। ये आपको देखना था, ठीक, क्योंकि आपने एक बाउंड्री तो क्रॉस कर दी, अब यहाँ से और कितनी हाइट क्रॉस करनी पड़ेगी। तो आपको कैलकुलेट करना होता है रिलेटिव हाइट्स, इसके और इसके बीच की हाइट, इसके और इसके बीच की हाइट, है ना। तो क्या होता है, ज़्यादातर रिएक्शन में आपको ये दिख जाएगा कि पहली वाली जो पीक होती है वो हायर होती है, तो बस आपको वो पार करनी होती है और वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अब दूसरे तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे, दूसरे तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह के आते हैं कि आपको ग्राफ गिवन है, सपोज आपको ये वाला ग्राफ ही गिवन होता है, यही आपको गिवन होता, तो क्या आप इससे रिएक्शन की मैकेनिज्म प्रेडिक्ट कर सकते थे, इससे रिएक्शन की मैकेनिज्म प्रेडिक्ट कर सकते थे। चलो भाई कोशिश करते हैं थोड़ी सी करने की। तो देखो जरा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखोगे जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या देखते हैं, सबसे पहले आप इस चीज़ को नोटिस करो कि यहाँ पर डेल्टा एच जो है ना, वो कैसा है, डेल्टा एच कैसा है, बाद का ज़्यादा है, शुरू होगा में, है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ से आपने ये देख लिया, है ना, कहाँ से, एंड से, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को आपने ऑब्जर्व किया। फिर आप ऑब्जर्व करो इंटरमीडिएट को, अगर वो है, अगर इंटरमीडिएट है तो उसको ऑब्जर्व करो, क्या यहाँ पे इंटरमीडिएट है, हाँ है, वैली है, तो ऑब्जर्व करो ना उसको, है तो है भैया, है। अब क्या करोगे, है तो भैया इसका मतलब कितनी वैली है, कितनी वैली है, एक वैली है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक इंटरमीडिएट है। तो आपने क्या किया, रिवर्स एनालिसिस शुरू कर दी। पहले आपने सोचा था एक इंटरमीडिएट होगा तो एक वैली है, अब यहाँ पे आपको वैली गिवन है तो आप सोच लो इससे एक इंटरमीडिएट है। तो एक इंटरमीडिएट कौन सी रिएक्शन में होता है भाई, कौन सी रिएक्शन में होता है, पहली बात तो आपको दिख रहा है कि इस रिएक्शन में हीट देनी पड़ेगी इसको चलाने के लिए, है ना। तो इससे अपने को दिमाग में आ रहा है हाँ भाई सब्स्टिट्यूशन नहीं एलिमिनेशन होगा क्योंकि हीट लग रही है यार, है ना, ऐसा हो सकता है। और क्या क्या क्या, और ये कि एक इंटरमीडिएट है, तो E1 और E2 में अगर कंपेयर करना पड़ा तो कौन सा होगा, E1 होगा, क्योंकि E2 में तो कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, वो तो वन स्टेप रिएक्शन होती है ना। तो आपने प्रेडिक्ट कर लिया भैया E1 है, मैकेनिज्म आपने प्रेडिक्ट कर ली। ऑब्वियसली आप एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन्स की मैकेनिज्म नहीं बता पाओगे जब तक आपको ये ना पता हो कि कंपाउंड कौन सा है। तो ऐसे केस में या तो वो आपको प्रोडक्ट दे देंगे या आपको रिएक्टेंट दे देंगे, है ना, इस तरह से कर देंगे। अब कुछ और केसेस देख लेते हैं इस पर। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है, हमें दिया गया है ये फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, आपको आपने सुना होगा इनका नाम, ये फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। फ्री रेडिकल, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन, ये हो रहे हैं एक अल्केन के ऊपर, है ना, और इससे क्या हो रहा है, अल्काइल हैलाइड बन रहा है। तो ये रिएक्शंस चल रहे हैं, आपको इनके ग्राफ इन नीचे दी गई रिएक्शन से मैच करने हैं, ठीक है। तो ये एज इसका ग्राफ ये, इसका ग्राफ ये, ऐसा नहीं है, आपको बताना है, हो सकता है इसका ग्राफ ये हो, ठीक है, आपको ये बताना है कि किसका ग्राफ क्या है, ठीक है। तो आप SCLBRI इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हो कि अगर ये ग्राफ सपोज CL का है तो आपने CL लिख दिया इस तरह से, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करने में कम से कम नहीं तो 5 मिनट देना जरूर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो भी, है ना, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी दिमाग लगेगा। ऑलराइट, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप रटते हो या डेली पढ़ते हो, है ना। तो ज़रूर
जरूर इसको ट्राई देना, ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइम देना। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को सफिशिएंट टाइम दे दिया होगा। अब चलो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। अब देखो हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीनेशन में से सबसे बढ़िया जो रिएक्शन होती है वो होती है फ्लोरिनेशन, है ना। क्योंकि फ्लोरीन जो होता है इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्योंकि अगर हम बात करें फ्लोरिनेशन रिएक्शन की तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप एक अल्कीन को, है ना, एक CH बॉन्ड को आप क्या कर देते हो, CX बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप X2 यूज़ कर रहे थे, है ना, ये करने में। तो यहाँ पे X का जो ऑक्सीजन स्टेट था वो था 0, यहाँ पे हो गया -1। खुद ये रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब इसने किसी को ऑक्सीडाइज किया होगा। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है एक तरह से क्या है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्योंकि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो इस वजह से जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये हाइड्रोजन X2, है ना, उतनी बढ़िया रिएक्शन होगी। और आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो बढ़िया होता है जो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर आता है। तो इनमें से जो बेस्ट रिएक्शन होगी वो किसके साथ होगी, फ्लोरीन के साथ, सेकंड नंबर पे क्लोरीन के साथ, थर्ड नंबर पे ब्रोमीन के साथ और फोर्थ नंबर पे आयोडीनेशन, ठीक है। तो देखते हैं कि सबसे बढ़िया रिएक्शन इनमें से कौन सी होती हुई दिख रही है। सबसे बढ़िया रिएक्शन वही होगी ना जिसमें जो प्रोडक्ट होगा और जो रिएक्टेंट होगा उसमें प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा, है ना। तो आप ये देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर आप कंपेयर करोगे, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है और ये तो उल्टा ऊपर जा रहा है, इसको नीचे जाना चाहिए था। और नहीं, ये फ्लोरिनेशन नहीं हो सकता इसमें। हाँ इसमें नीचे जा रहा है, देखो बड़े से नीचे हो गया, सही है। इसमें भी नीचे हो गया, इसमें और ज़्यादा नीचे हो गया, देख रहे हो। ओ हो, सो दिस मस्ट बी फ्लोरीन, ठीक है, दिस मस्ट बी फ्लोरिनेशन। तो भैया ये फ्लोरिनेशन है जो कि इसमें अभी बेस्ट नंबर पे हुआ है। अब इन तीन में कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसमें है, ये देखो यहाँ कितना ज़्यादा डिफरेंस है, देख रहे हो, यहाँ सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये Cl का होगा। यहाँ इससे थोड़ा कम डिफरेंस है और यहाँ तो पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया, देख रहे हो। तो ये Br होगा ज़रूर और ये I होगा। तो ऐसे करके हम आंसर लेके आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसको ना और डिटेल में देखते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ये देख कर ना बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि भैया चलो ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन तो ठीक है भैया, लेकिन ये मतलब Cl और F जो हैं इनमें ये क्या हो रहा है, मतलब इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल हो गया इससे और यहाँ पे भी इंटरमीडिएट इतना ज़्यादा स्टेबल हो गया रिएक्टेंट से। हाँ जी, यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा होता है। क्योंकि जब यहाँ पे ये लोग शो कर रहे हैं ना इसके बारे में, तो लोग क्या शो कर रहे हैं, रिएक्टेंट भी शो कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी शो कर रहे हैं। तो शुरू शुरू में क्या था, जब ये आया था तो इस तरह से था कि CH बॉन्ड था, है ना, और एक X रेडिकल था, है ना। ये रिएक्शन किया तो क्या हुआ, C पे रेडिकल बना और HX बन गया। तो अगर आप ओवरऑल पूरे रिएक्टेंट की और पूरे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखोगे तो यहाँ पे पहले X पे रेडिकल था, अब C पे रेडिकल है। तो C पे रेडिकल तो X के रेडिकल के कंपैरिजन में अच्छा हुआ ना। अगर वो X जो है वो Cl और F है तो, है ना, क्योंकि Cl पे और F पे तो रेडिकल बहुत गंदी चीज़ हो गई, है ना। तो उसे कंपैरिजन में अच्छा है, उसे कंपैरिजन में अच्छा है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जब रिएक्टेंट की बात हुई है तो यहाँ पे सिर्फ अकेले सबस्ट्रेट की बात नहीं कर रहे लोग, जब फुल रिएक्शन का दिखाया जाता है ना, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे होते हैं लोग, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट की, है ना, जो कि अपने पास ये बचा है अभी, इसलिए ऐसा है, इसलिए आपको ऐसा देखने को मिल गया। तो वैसे ही आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो उसमें ये आपको स्पेसिफाइड होता है ना। जैसे आप ये देखोगे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने जब एनर्जी डायग्राम बनाया था तो ये सोच के बनाया था कि भैया ये सबस्ट्रेट होगा, है ना, ये सबस्ट्रेट होगा, है ना, खाली सबस्ट्रेट, मैंने ये बोला था पहले से, है ना। और ज़्यादातर अगर कुछ ना दिया जाए तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे सारे रिएक्टेंट्स हैं, ऑल रिएक्टेंट्स विल बी कंसिडर्ड एट दिस प्लेस, है ना, एंड ऑल प्रोडक्ट्स विल बी कंसिडर्ड एट दैट प्लेस, ठीक है। लेकिन मैंने गिवन दिया था कि भैया सिर्फ सबस्ट्रेट का मैं बोल रहा हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने सबस्ट्रेट यूज़ किया। लेकिन इन जनरल कभी भी दिया जाता है तो आप क्या यूज़ करोगे, क्या चीज़ यूज़ करोगे, क्या स्टैंडर्ड यूज़ करोगे, ये स्टैंडर्ड यूज़ करोगे कि जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ की, जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ की, हम बात कर रहे हैं ऑल रिएक्टेंट्स की, ठीक है, इन सारे रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं। जब भी बात कर रहे हैं यहाँ की, हम बात कर रहे हैं ऑल प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से एनर्जी डिफरेंस देखकर लॉजिक लगा के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ग्राफ्स को। अब नेचुरली ये क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो ऐसा हो, एक प्रोडक्ट के मल्टीपल, मतलब एक रिएक्टेंट से जब हम उसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके मल्टीपल प्रोडक्ट निकल रहे हैं, तो क्या करेंगे ऐसे केस में।
सपोज एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे अपने मल्टीपल प्रोडक्ट निकलते हैं। ये वाला एग्जांपल, इसकी हमने मान लो क्या किया, इसका हमने डिहाइड्रेशन करा दिया, ठीक है। कंसिडर H2SO4, कंसिडर H2SO4 और हीट, इस तरह की चीज़ें करा दी। तो ऐसे में क्या होगा भाई, ऐसे में H प्लस आएगा, OH2 प्लस बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल वेज में क्या हो सकता है, ये अल्कीन के फॉर्म्स ले सकता है ना। ये आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। ऐसे ले सकता है भाई, ये ऐसे ले सकता है, और ये इस वाले केस में ये ट्रांस हो गया तो वही है SS भी तो हो सकता है ना। तो इस तरह से हो सकता है। तो अब ये 3 प्रोडक्ट बने हैं, तीनों डिफरेंट हैं, तो तीनों की क्या होगी, डिफरेंट स्टेबिलिटी होगी। तो जब आप एनर्जी डायग्राम बना रहे होगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले तो देखोगे भाई, पहले यहाँ पे क्या हुआ, पहले कार्बोडाइन बना है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक इंटरमीडिएट आना चाहिए, है ना। फिर आपको लगा अरे 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 एक मिनट, यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप था ये तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे पहले आपको जब H प्लस जब आप दोगे तो आपको पहले ये बनाना पड़ेगा। तो पहले O पे पॉजिटिव आएगा, फिर जब हटेगा तो C पे पॉजिटिव आएगा, तो सबस्ट्रेट के अंदर ही 2 इंटरमीडिएट होंगे, है ना, 2 इंटरमीडिएट बनेंगे। तो आपको 2 बार वैल्यूज बनानी पड़ेंगी, है ना। आपको 2 बार वैल्यूज बना, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, वैल्यूज बनानी पड़ेंगी, है ना। तो पहले इसको H प्लस देना तो आसान था, तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी, है ना, तो छोटी सी होगी, जरा सी, है ना, मतलब छोटी सी हाइट की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत छोटी सी होगी, है ना। फिर पीक आएगी बड़ी सी, है ना, और फिर दूसरा इंटरमीडिएट आएगा जो क्या होगा, कार्बोडाइन होगा। जैसे कार्बोडाइन आ गया, जैसे कार्बोडाइन आ गया वैसे क्या होगा, इतना नीचे ले जाना चाहिए मुझे, थोड़ा इसको यहीं से ले जाना चाहिए ऐसे, है ना। क्योंकि कार्बोडाइन और O प्लस और C प्लस की स्टेबिलिटी में अंतर होगा ना, तो इसलिए इनकी लोकेशंस में अंतर होगा, समझ रहे हो। ऐसे अच्छे से करते हैं यार अपन काम को, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है O पे पॉजिटिव, यहाँ पे है C पे पॉजिटिव, है ना। अब देखते हैं क्या हुआ। अब आगे मल्टीपल चीज़ हो सकती है ना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों की स्टेबिलिटी अलग अलग है ना। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा वो नीचे, है ना, और बाकी ऊपर, तो उसी ऑर्डर में, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में ही ये इस तरह से हो जाएंगे, समझ लो। इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएंगे, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएंगे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, 3 अलग अलग स्टेबिलिटीज में, समझ रहे हो। जो ज़्यादा स्टेबल है वो नीचे, मोर स्टेबल, है ना जी। इस तरह से हो जाएगा। तो जब भी ऐसा हो तो आप क्या करो, इस तरह से, इस तरह के ग्राफ बना दो, एक के नीचे एक, तो समझ रहे हो। मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे होंगे तो अपन इस तरह से कर लेंगे। तो आई होप आप इन 3 एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, है ना। जो पहला अपना जो क्वेश्चन था, है ना, वो काफ़ी ना क्या था, जनरल पर्पज क्वेश्चन था ये वाला, है ना। जिससे आप क्या कर सकते थे, आप रिएक्शन को देखकर, किसी भी रैंडम रिएक्शन को देखकर क्या क्या कर सकते हो, आप उसका ग्राफ के बारे में पता लगा सकते हो, ग्राफ की वेरियस क्वांटिटीज के बारे में पता लगा सकते हो, जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, डेल्टा H हो गया, इंटरमीडिएट कहाँ पर है, किसकी ज़्यादा हाइट है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, है ना, एक्सोथर्मिक है कि नहीं, इस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हो। और आप ग्राफ को देख के आप मैकेनिज्म भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। कितनी मज़ेदार बात है। फिर आपने देखा कि जो स्टैंडर्ड रिएक्शन होती हैं आपकी सब्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर FCl BrI कौन कौन इन्वॉल्व है, उसको आप उनके ग्राफ को कैसे कंपेयर कर सकते हो, कौन सा फाइंड आउट कर सकते हो आप ग्राफ किसका कौन सा ग्राफ है ना। यहाँ पे अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो समझ रहे हो, थोड़ी एडवांस लेवल चीज़ें होंगी, हाँ। तो ये भी भैया आपने सीखी। तो JEE मेन में इससे ऊपर सवाल तो आ ही नहीं सकता, JEE एडवांस में भी बहुत कम चांस है कि इसके ऊपर सवाल आए, है ना। इसके ऊपर मतलब इस लेवल के ऊपर लेवल वाला सवाल आए, ऐसा नहीं होगा, है ना। इसी लेवल के बीच में घूमते रहते हैं वो लोग, तो आप उसके लिए भी तैयार हो रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट्स में लिख दो, ठीक है, और मैं आंसर कर दूंगा उसको। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।